दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी। ये पॉलिटी का पहला लेक्चर है और शुरुआत से आखिर तक एक एक चीज़ पढ़ेंगे। पूरा डीपली अंदर तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, पूरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक जो इसका है वो है संविधान सभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि संविधान सभा मतलब संविधान है क्या एक्चुअल में। सभा की तो बाद में बात करेंगे कि संविधान क्या है, पहले ये देखते हैं। तो इसको एक अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो एक ऐसी किताब होती है ये, ठीक है, जिसमें ये लिखा है कि देश, ठीक है, या राज्य की मशीनरी जो है वो कैसे काम करेगी। दोस्तों यहाँ मशीनरी से क्या मतलब है, देखिए देश अगर है तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, राज्य की अगर बात करें तो इसमें राज्यपाल होगा, है ना, राज्यपाल होगा, और मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, और इन सब के नीचे क्या होते हैं, लोक सेवक होते हैं। ठीक है, लोक सेवक, लोक सेवक में क्या क्या आ जाता है, आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईपीएस, ठीक है, आईआरएस, ठीक है, आईएफएस। तो ये सब अधिकारी आ जाते हैं इसके नीचे। ये यहाँ से लगा करके पूरे क्लर्क तक का जो फ्रेमवर्क रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऊपर जो सबसे ऊपर बैठा है और जो सबसे नीचे वाला अधिकारी है, ठीक है, तो वहाँ से ऊपर से नीचे तक का पूरा जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है एक किताब में। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं साधारण भाषा में संविधान। ठीक है, तो अगर एक आम भाषा की बात करें हम लोग कि संविधान क्या है, तो इसको सिंपली कहा जा सकता है कि एक ऐसी कानूनी किताब जिसमें ये लिखा है कि देश या राज्य की मशीनरी कैसे काम करेगी। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं संविधान। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भारत का संविधान बना कैसे, तो इसकी शुरुआत होती है 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा से। ये थोड़ा सा हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं, वहाँ से इसकी बेसिक कहाँ से इसकी उपज है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को पता है कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, है ना। ये थोड़ा सा हम लोग इतिहास देख रहे हैं। ठीक है, कि संविधान की उपज कहाँ से होना शुरू हुई, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि भारत न चाहते हुए भी अंग्रेज़ों को उसका सपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय जो अंग्रेज़ बोलते थे वही होता था। ठीक है, तो भारतीयों का सहयोग उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरे क्या था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय बहुत बढ़ती जा रही थी। होम रूल आंदोलन की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो इनको क्या था अंग्रेज़ों को कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना था। ठीक है, एक तो ये भारतीयों को दिखाना था कि भाई आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है तो उसके बदले हम आपको कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इनका जो एक्चुअल मकसद था, मेन मकसद जो इनका था वो ये था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उनको कम करना। ठीक है, तो हुआ क्या कि उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज ये क्या बने, ये वहाँ के बने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे मॉन्टेग्यू। इनको क्या बनाया, इनको इन्होंने बनाया भारत का सचिव। इन्होंने बनाया भारत का सचिव। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है थोड़ा सा उदारवादी प्रवृत्ति के थे और ये भारतीयों के समर्थक थे। ठीक है, मॉन्टेग्यू जो थे ये भारतीयों के समर्थक थे। तो इसके बेस पे इन्होंने क्या किया, ये लॉयड ने इनको जो है एक भारत सचिव की पदवी जो होती थी, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको डीपली समझ में आएगा। ठीक है, उनको भारत सचिव बना दिया गया। तो इन्होंने एक घोषणा की, ठीक है, जिस घोषणा का नाम रखा गया मॉन्टेग्यू घोषणा। अब देख लेते हैं पहले कि इन्होंने घोषणा की क्या एक्चुअल में। इन्होंने घोषणा क्या की कि भारत में उत्तरदायी सरकार के क्रमिक विकास हेतु भारतीयों को प्रशासन में आधिकारिक भागीदारी प्रदान की जाएगी और क्रमिक रूप से स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा। ठीक है, स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ये वर्ड ध्यान देना। ठीक है, तो हुआ क्या, जो इन्होंने घोषणा की, इस घोषणा को बोला गया कि ये भारत का मैग्ना कार्टा है। ठीक है, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, भारत की यात्रा की। जैसे ही ये भारत सचिव बने उन्होंने भारत की यात्रा की और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक है, संवैधानिक सुधारों के ऊपर कि क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है, यही संवैधानिक सुधार जो है ये आधार बना किसका, भारत शासन अधिनियम 1919 का। तो भारत शासन अधिनियम 1919 का हम लोग एक मोटे तौर पर देख लेते हैं क्या था। इसमें कुछ भागीदारी तो दी गई भारतीयों को, ठीक है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं थी एक्चुअल में। ये भागीदारी क्या दी गई, जैसे एक तो भागीदारी ये थी कि बजट पास करने की शक्ति दे दी गई थी। ठीक है, बजट पास कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये एक थी। दूसरी चीज़ कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है,
लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, तो एक्चुअल में ये भागीदारी थी, लेकिन ये नाम मात्र की थी। दूसरी बात, इन्होंने जो घोषणा की थी कि स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ठीक है, तो इन्होंने स्वशासी संस्थाओं का तो विकास किया नहीं इसमें, ठीक है, जो ये भारत शासन अधिनियम बन के आया जिसमें उम्मीद थी कि स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, तो स्वशासी संस्थाओं का विकास तो नहीं किया गया। इसके बदले इन्होंने एक और चीज़ कर दी, वो क्या किया कि प्रांतों में, ठीक है, द्वैध शासन ले आए। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन ले आए। ये हम लोग जब इतिहास कभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, द्वैध शासन ले आए, तो थोड़ा सा क्या हुआ कि यहाँ से एक उपज आई स्वशासन की। ठीक है, स्वशासन जो इन्होंने घोषणा कर दी थी, तो वहीं से एक वर्ड जो है इसकी उपज आई कि भाई हम लोग, हमारा खुद का शासन होना चाहिए। ठीक है, इसका मेन मकसद था इस टॉपिक में, यही हम लोग देखें मेन चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे संविधान की मांग बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने कुछ इस तरह से कहा कि स्वराज भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ब्रिटिश संसद का कोई उपहार नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 1934 में मानवेंद्र नाथ राय एक थे, ठीक है, इनको मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है, इन्होंने भी इसी मांग को दोहराया। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने, ठीक है, अपने कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग उठाई। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी, ठीक है, कुछ इस तरह से कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे मांग संविधान की और बढ़ती चली गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन आयोग आ गया। ठीक है, 1942 में क्या आ गया, क्रिप्स मिशन आयोग। देखते हैं ये क्या था। इसमें क्या था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो भारत का संविधान तैयार करेगी। अब देखना, थोड़ा ध्यान से देखते रहना इसमें क्या क्या था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इन्होंने तो एक तो बोल दिया कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, ठीक है भाई, जो भारत का संविधान तैयार करेगी, यहाँ तक की बात तो ठीक है। आगे क्या हुआ, मुस्लिम लीग, आपको पता है कि मुस्लिम लीग, मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, इनकी एक अलग ही रट थी, ये अलग ही अपनी डिमांड करते रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक अलग संविधान सभा नहीं होती थी इसमें, इन्होंने क्या किया था कि भारत, पूरा भारत, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, और प्लस जो आज का भारत है, दोनों चीज़ें मिला करके, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि अविभाजित भारत की एक संविधान सभा होगी। क्रिप्स मिशन की योजना ये थी, ठीक है, कि अविभाजित भारत, ठीक है, जो इस समय भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, तो वो तब विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, तो उनकी कंबाइंड एक संविधान सभा होगी जो उसका संविधान तैयार करेगी, इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है एक अलग ही, उनका क्या कहना था कि भाई नहीं है, हमारा संविधान जो है अलग होगा, पाकिस्तान का संविधान अलग होगा। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग की अलग अलग डिमांड थी कि मुस्लिम लीग एक अलग संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है, उसको इसमें नहीं रखा गया। इस कारण क्या हुआ, क्रिप्स मिशन जो हो गया, ये हो गया विफल। ठीक, फिर 1946 में, ठीक है, इसके आगे कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की अलग संविधान सभा तो नहीं रखी गई, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन जो है, सांप्रदायिक आधार, ठीक है, निर्वाचन जो इसमें हुआ वो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को मान लिया गया। तो इससे लीग को थोड़ा संतुष्टि हो गई कि चलो ठीक है, अलग संविधान सभा ना सही, लेकिन सांप्रदायिक आधार पे, मतलब हमारी जाति के आधार पे कुछ हम लोगों को जो है एक निर्वाचन हो जाए। ठीक है, इतना ही चलो ठीक है। धीरे धीरे करके उनके पक्ष में ये चीज़ बढ़ी। ठीक, तो उससे लीग थोड़ा संतुष्ट हो गई। आगे क्या हुआ, फिर संविधान सभा का धीरे धीरे गठन शुरू हो गया। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है इसका गठन हुआ संविधान सभा का। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, दूसरा, इसमें जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गई थी, 10 लाख जनसंख्या पे, ठीक है, नहीं 10 लाख लोगों पे एक सीट बांटी गई। ठीक है, इसमें टोटल जो सीटें थी वो थी कितनी, 389। ठीक, उसमें जो है 296 ब्रिटिश भारत की थी और 93 जो है उसमें देसी रियासतों की सीटें थीं। और जो 296 ब्रिटिश भारत की थी, इसमें भी जो था 4 किसके थे, ये ब्रिटिश कमिश्नरी जो उस टाइम थी, ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी थी वो थी, और 292 जो थे बाकी ब्रिटिश भारत के थे। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे क्या हुआ, सभा जो थी वो निर्वाचित थी और नामांकित थी, दो तरह से थी। निर्वाचित कौन सी थी, जो ब्रिटिश भारत वाली थी वो निर्वाचित थी, ये जो थी ब्रिटिश भारत वाली ये निर्वाचित थी। और जो देसी रियासत थी उन्होंने कहा था कि हम नामांकन करेंगे, नॉमिनेट करके देंगे। और एक चीज़ याद रखना जरूरी है कि जो निर्वाचित थी वो भी डायरेक्ट निर्वाचन नहीं हुआ था, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी। ठीक है, अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा और डिटेल में चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब चुनाव परिणाम क्या हुआ,
ये चुनाव हुए, इसमें परिणाम क्या हुआ कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, ठीक है, 15 और जो बाकी दल थे उनको सब मिला करके मिली, ठीक है। और देसी रियासतों ने तो खुद को संविधान सभा के अलग ही रखा, ठीक है, वो नॉमिनेट करने के लिए बोल रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक, उन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया शुरुआत में। ये शुरुआत की बात हो रही है, नवंबर 1946 के बाद जो चुनाव हुए उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे चुनाव हो गए भाई, अब बैठकें होना शुरू हुई, संविधान सभा ने धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 211 सदस्य शामिल हुए, ठीक है, 211 सदस्य शामिल हुए। लीग और रियासतों ने तो भाग नहीं लिया, ठीक है। लीग जो है वो फिर से अपना गाना गाने लगी कि भाई हमको अलग ही संविधान सभा चाहिए, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 211 सदस्य जो थे, अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें कितने जो बाकी सदस्य जो बचे हुए थे, ठीक है, कितने सदस्य थे आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। देखो 208 इसमें किसने किसने भाग नहीं लिया, एक तो 93 ये देसी रियासतों इन्होंने भाग नहीं लिया, 73 इन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है। बाकी कौन से बचे, अब बचे हमारे कांग्रेस की 208 और 15 अन्य सदस्य, ठीक है। इन लोगों ने 208 और 15 इनमें से 211 लोगों ने पहली उसमें भाग लिया, ठीक है, पहली जो बैठक हुई उसमें भाग लिया। तो इस दिन क्या काम हुआ, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, टेम्परेरी इनका जो है एक अध्यक्ष बनाया गया, किसका, संविधान सभा का। उसके 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन के बाद जो है क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। उसके फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू एक लेकर के आए उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कौन लेकर के आया था, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू एक लेकर के आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि एक्चुअल में करना क्या है, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में थी, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट यही है कि कौन लेकर के आया था, जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर के आए थे, 13 दिसंबर 1946। ये 2 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसके देखो कुछ पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है, भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। दूसरा पॉइंट, इस संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। तीसरा पॉइंट, देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। चौथा, भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट, सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समानता प्राप्त होगी। सभी नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने, किसी धर्म या मत को मानने की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है उद्देश्य प्रस्ताव के पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और बाकी मेन चीज़ समझना ये जरूरी है कि ये जो पॉइंट थे यही आगे चल करके हमारे किसी न किसी अनुच्छेद में इनका रूपांतरण हमको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही था, उद्देश्य यही था कि ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया अपने ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन में, वही आगे चल करके हमारे संविधान का एक अंग बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं समितियां कौन कौन सी थीं। ये तो था जो हमें क्या काम करना है, ये ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन में क्या था कि हमें क्या काम करना है। अब काम करने के लिए क्या हुआ कि भाई काम को विभाजित कर दिया गया, ठीक है, समितियों के द्वारा, कि ये समिति ये काम करेगी, नेक्स्ट समिति ये दूसरी काम करेगी, ठीक है। हर समिति का अलग अलग काम बटा हुआ था। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसमें समितियां 8 बड़ी समितियां थीं, ठीक है, टोटल 8 बड़ी समितियां थीं, बाकी छोटी छोटी समितियां भी थीं, ठीक है, ठीक। तो पहले देखते हैं, पहली समिति थी संघ संविधान समिति। इसको बिल्कुल रट्टा मार लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। तीसरी प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चौथी, राज्यों से समझौता करने के लिए जो समिति बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यहाँ प्रांत की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रांतों की बात की जा रही है, यहाँ राज्यों की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो राज्यों से समझौता करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी ये प्रारूप समिति, ठीक है। पूरे ड्राफ्ट इन्होंने ही जो है एक तरीके से बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 समितियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख समितियां थी, बड़ी समितियां थी, वो ये 8 हैं। इनको आपको रट्टा मार के याद कर लेना, इनके अध्यक्ष कौन कौन से थे। अब प्रारूप समिति जो सबसे बड़ी समिति थी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। यह इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि इस समिति में कौन कौन था कौन नहीं था, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो सदस्य हैं ये इसके सदस्य थे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। N. गोपाल स्वामी अयंकर इसके सदस्य थे। अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ये सब सदस्य हैं। डॉक्टर K.M. मुंशी सदस्य हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी सदस्य थे। B.L. मित्र, पहले B.L. मित्र थे, ठीक है, फिर उसके बाद N. माधव आ गए उनकी जगह पे, और D.P. खेतान, ठीक है, D.P. खेतान की जगह ले ली T.T. कृष्णामाचारी ने, ठीक है। तो ये इनके सदस्य थे, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन जो है सदस्य नहीं था या कौन सदस्य था, तो ये आपको सारे नाम रटे होने चाहिए, ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसका नाम आपको याद रखना है, B.N. राव, ठीक है। ये संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। B.N. राव ये संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे, और संविधान का मसौदा जो है ड्राफ्ट वो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इनका जो है नाम आपको याद रखना है, ठीक है, B.N. राव साहब का। अब देखते हैं जो अन्य समितियां थीं छोटी छोटी, वो कौन कौन सी समितियां थीं, ठीक है। अन्य समितियां थी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बाकी आप किसी बुक से भी देख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट यही हैं। प्रारूप जांच विशेष समिति एक बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति एक थी, ठीक है, इसमें डॉक्टर K.M. मुंशी अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंकर इसके सदस्य थे, और विश्वनाथ दास इसके 2 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष, ठीक है। कार्य संचालन समिति में 3 लोग थे। सदन समिति एक थी, उसके अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, इनका नाम आपको याद कर लो, गांधी जी के बड़े ही प्रिय थे ये। प्रेस दीर्घा समिति इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अभी तक तो संविधान समितियां वगैरह बनी, ठीक है, और उसके बाद एक अधिनियम पारित हुआ जिसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ा संविधान सभा के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं इसका मेन पॉइंट क्या था, कि अधिनियम जो था 1947 ये था क्या। इसमें जो मेन था वो ये था कि भाई इन्होंने विभाजन करा दिया। 1947 वाला जो ये एक्ट आया, ठीक है, इसने क्या किया कि पाकिस्तान, ठीक है, और भारत 2 अलग अलग देश बना दिए, ठीक, दोनों संप्रभु, ठीक है। और इन्होंने एक और अपना वो जारी रखा कि जो है देसी रियासतें हैं जो वो चाहे तो भारत के साथ में सम्मिलित हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के सम्मिलित हो जाएं, या चाहे तो सेपरेट भी रहें। इन्होंने ये चीज़ भी बोली, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ये चीज़ भी बोली गई, ठीक है। तो अब जो है इनका पाकिस्तान तो अलग हो गया, भारत भी अलग हो गया, ठीक है, और भारत के ऊपर अब जो था संविधान सभा के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई। एक जिम्मेदारी क्या आ गई कि जो संसद थी, ठीक है, उसका भी इनको निर्वाह करना था। संसद माने विधायिका, ठीक है, मतलब कानून को लागू करना। सभा क्या कर रही थी, ठीक है, कि अपना संविधान बना रही थी। तो इसके 2 काम हो गए संसद के, ठीक है, विधायिका, ठीक है, प्लस सभा, यानी संविधान सभा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कानून बनाना और कानून को लागू करना दोनों का निर्वहन करना था अब 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद, ठीक है। तो ये जो दोनों काम थे विधायिका वाले और सभा वाले, ये अलग अलग दिनों में किए जाते थे। किसी दिन बैठक होती थी, सभा वाला काम होता था, वो सबके दिन जो है वो निश्चित थे। चलो आगे देखते हैं। इसमें ये जो संविधान सभा थी अब पूरी तरह से संप्रभु हो गई, ठीक है, माने अंग्रेजों से अब कोई लेना देना नहीं बचा इस अधिनियम के पारित होते ही, ठीक है। सदस्य जो थे 389 की जगह 299 हो गए। तो ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो उसके सदस्य भी पाकिस्तान की सभा में चले गए, बाकी जो बचे वो इंडिया में आ गए, ठीक। तो 299 सदस्य हो गए इसमें संविधान सभा में, ठीक है। तो संविधान सभा के अब 2 कार्य थे, संसद यानी कि विधायिका, ठीक है,
और सभा का भी काम करना था उसको। और अध्यक्ष जो थे उस, देखिए हम यहाँ ध्यान देना कि जिस दिन संविधान सभा वाला काम होता था उस दिन जो इसके अध्यक्षता करते थे वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस दिन विधायिका वाला काम होता था उस दिन इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो करते थे जी.वी. मावलंकर साहब। ठीक है, ये याद रखना दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही लगा के चले आओ। कभी कभी अगर विधायिका के तौर पर पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे तो वो थे जी.वी. मावलंकर साहब। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि स्वीकृति जब पूरा संविधान बन गया तो उसकी अंतिम स्वीकृति हुई। ठीक है, कि अब फाइनली भाई अब आपको अडॉप्ट करना है। तो इसमें कुल 3 रीडिंग हुई थी, 3 बार वाचन हुआ, जो बन के तैयार हुआ तो उसके 3 वाचन हुए। अंतिम वचन जो हुआ 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, इस दिन सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने प्रारूप संविधान पर साइन किए। ठीक है, 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय टोटल लगा इसमें। ठीक है, लगभग जो खर्चा आया वो 64 लाख रुपए का खर्चा आया लगभग इसमें। ठीक, और 4 व्यवस्थाओं को तुरंत लागू कर दिया गया। पहली, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता को तुरंत लागू कर दिया गया था। दूसरा, अंतरिम जो संसद थी उसका, और चुनाव, संविधान के अस्थायी प्रावधान, नागरिकता। ठीक है, ये जो 4 थे इनको तुरंत मतलब 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत लागू कर दिया गया। इन 4 व्यवस्थाओं को, संविधान के जो 4 व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद थे उनको तुरंत लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ ये भी देख लीजिए। क्या था कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, यानी इसके 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, कांग्रेस ने मनाया था, तो उसकी याद को जो है संजोए रखना चाहते थे हमारे पूर्वज। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको उस याद को संजोए रखना चाहते थे, इसलिए 26 जनवरी वाला दिन चुना गया। ठीक है, हालांकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर को ही बन चुका था। ठीक है, जब आप आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें यही डेट मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन उसके 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को बाकी पूरा संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा ने केवल संविधान ही नहीं बनाया, उसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। वो कार्य क्या थे? एक तो ये काम किया कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो है हमारा उसको राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया। दूसरा काम कि अप्रैल 1949, ठीक है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन ने जिन जिन देशों के ऊपर कब्जा किया है या कभी राज्य किया है, ठीक है, उन सब का एक संघ है, एक तरह से कह दीजिए कि उनका संघ है। ठीक है, हालांकि ये इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बनाए रखना चाहते हैं इसको। ठीक, करीब 52 के करीब देश हैं इसमें जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, इतने काम जो है संविधान सभा ने और किए। ठीक, अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ से हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बने, लेकिन एक गहरी समझ रखने के लिए ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या था। संविधान सभा की चुनौतियाँ क्या थी? ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे संविधान सभा की जो है चुनौतियाँ क्या क्या थीं, क्या क्या चुनौतियाँ आई उनके सामने। पहली कि संविधान सभा में कोई एक व्यक्ति तो था नहीं, ढेर सारे लोग थे, तो सबका अलग अलग विचार था, सबके अलग अलग मत थे। तो सबसे पहली चुनौती यही थी कि सभी विचारधाराओं और मतों को एक साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना संविधान सभा को करना पड़ा। कुछ लोग गांधीवादी थे, कुछ लोग समाजवादी थे, कुछ लोग राष्ट्रवादी थे। ठीक है, तो सब जो थे अपने अपने विचारधारा को संविधान की प्रमुख भूमिका में रखना चाहते थे। जो गांधीवादी थे वो लोग बोल रहे थे कि भाई परंपरागत मान्यताएं हैं, विकेंद्रीकरण की नीति है, ये सब चीज़ें लागू की जाए। समाजवाद, जैसे नेहरू के जो समर्थक थे, नेहरू, वो सब लोग समाजवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, कुछ लोग थे जो राष्ट्रवाद की तरफ अपना ज़्यादा रुख कर रहे थे। तो इन सभी चुनौतियों को साथ में लेकर के चलना एक संविधान सभा की बहुत बड़ा काम कह सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा था कि विकास का सही रास्ता कौन सा चुना जाए। गांधीवादी लोग थे, वो बोल रहे थे कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, औद्योगिकीकरण को खत्म कर दो, भारी औद्योगिकीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ मार्क्सवादी थे जो सोवियत संघ की नकल करना चाह रहे थे। ठीक है, कुछ और भी थे जो अमेरिका और इंग्लैंड की जो पूंजीवादी प्रणाली थी उसको अपनाने की सोच रहे थे। ठीक है, तो विकास का कौन सा मॉडल लिया जाए, क्योंकि देश नया था, संविधान नया था।
ठीक है, तो संविधान नया बन रहा है तो उसमें जो है अपना कौन सी चीज़ रखी जाए, किस चीज़ को अपनाया जाए, कौन सी प्रणाली को अपनाया जाए जिससे देश जो है उसका विकास अच्छे तरीके से हो। तीसरा, अल्पसंख्यकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। ये देखिए क्या हुआ कि विभाजन हो गया 1947 में, उसके बाद अल्पसंख्यकों को और डर सताने लगा कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। तो ये जो डर था इसको ख़त्म करना था, ठीक है। उनको जो मेन स्ट्रीम थी अल्पसंख्यकों का जो वो था एक उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, ये भी एक चुनौती थी। दूसरा, सांप्रदायिकता। ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि सांप्रदायिकता उस समय बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अंग्रेजों ने ऐसे बीज बो दिए थे जो क्या था कि उनसे निपटना समझ लीजिए एक बहुत खतरनाक टाइप का हो गया था, ठीक है। तो सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाना, ठीक है, स्टेबल करना, ये सब चीज़ें जिम्मेदारी जो थी संविधान सभा की उस टाइम थी। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस समय क्या था कि 600 के करीब रियासतें थी, ठीक है, जो जिनमें अलग अपना एजेंडा चल रहा था, उनकी स्वतंत्र व्यवस्था थी, ठीक। डर था कि एक तो अंग्रेजों ने क्या किया था 1947 में, ये भी कह के गए थे कि देसी रियासतें जो है वो चाहें तो भारत के साथ सम्मिलित हों, चाहें तो पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हों, या ना चाहें तो खुद भी अपना अलग देश कायम रख सकती हैं। तो बताओ 600 देश अगर होते भारत में तो क्या हालत होती, ठीक है। तो ये टुकड़े करके जो गए थे, तो ये चीज़ जो है इनको भी इससे भी निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। लोकतंत्र का उचित मॉडल क्या होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग थे जो ब्रिटेन, जिससे कि हम लोगों को 200 साल से अनुभूति हो गई थी, ठीक है, तो उसमें संसदीय सिस्टम था। कुछ लोग अमेरिका वाला चाह रहे थे कि अमेरिका में जैसे जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अध्यक्षीय प्रणाली है। और कुछ लोग ऐसे थे जो गांधीवादी विचार के थे, वो लोग बोल रहे थे कि भाई पंचायती स्तर की संस्थाएं हों और वो नीचे से केंद्र तक जाएं, ऊपर तक अपनी विधायिका का विकास करें। तो कौन सा ढांचा जो है वो अच्छा रहेगा लोकतंत्र का, इसकी कुछ लोग वकालत कर रहे थे, ठीक है, कैसा होना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। इसके अलावा और भी चुनौतियाँ थीं, ठीक है, छोटी छोटी। अब क्या है कि इनका समाधान देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या समाधान हुआ। इसका समाधान जो है संविधान सभा ने दो तरीके से किया, दो नीतियां अपनाई। पहली नीति थी सर्वसम्मति की नीति, दूसरी नीति थी समायोजन की नीति। अब इनको समझते हैं ये था क्या, ठीक है। निर्णय जो था, हमको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा थी, इसमें यह था कि बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। बहुमत से मतलब जिसके ज़्यादा वोट हो जाएंगे, ठीक है, वो अपना जीत जाएगा, उसका चीज़ मानी जाएगी। लेकिन संविधान सभा हमेशा ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें थी कांग्रेस की, ठीक है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहता। तो उसने क्या किया कि जो उसकी नीति थी बहुमत वाली, ठीक है, बहुमत की जो नीति थी वो अब नहीं अपनाई। उसने क्या किया, सर्वसम्मति की नीति अपनाई कि भाई सब लोग जिस पे राजी हो वो काम करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जिसमें ज़्यादा बहुमत होगा, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश यही की जाती थी कि सभी लोग संतुष्ट रहें उस डिसीजन से, ठीक है। तो जैसे इसमें प्रारूप समिति थी, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। जैसे प्रारूप समिति थी तो उसमें 9 सदस्य थे, ठीक है। 9 में से केवल एक जो है वो कांग्रेसी थे, के एम मुंशी, ठीक है। के एम मुंशी जो थे वही कांग्रेसी थे, ठीक है। बाकी सब जो है क्या थे, अलग अलग दल के थे। आपको पता है अध्यक्ष जो थे इसके, भीमराव अंबेडकर, वो तो कांग्रेस के घोर आलोचक रहे थे, लेकिन फिर भी उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, सर्वसम्मति का एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरी जो नीति संविधान सभा ने अपनाई वो थी समायोजन की नीति। समायोजन का मतलब क्या हुआ कि बीच का रास्ता निकाल लो भाई, ठीक है। कुछ लोग इस पे राजी हैं, कुछ लोग इस पे राजी हैं, तो किसी की बात नहीं रखो, एक बीच का रास्ता निकाल लो। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है, संघात्मक और एकात्मकता के बीच में अपना एक संविधान है, ठीक है। गणतंत्रीय भी है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ग्रहण किए हुए है, ठीक है। केंद्रीय शासन भी है और पंचायती राज को भी समाहित किए हुए है अपने में, ठीक है। तो ये जो है ये बीच के रास्ता जो है समायोजन की नीति के उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब संविधान सभा की जो है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आलोचना होती रही है, कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन आलोचक तो आलोचना करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आलोचनाएं हुई, इंपॉर्टेंट क्या थे उसमें, कुछ पॉइंट थे वो देखते हैं। पहली जो इसके ऊपर आलोचना लगती रही है वो इसकी संप्रभुता को लेकर के है कि ये संप्रभु थी भी कि नहीं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन की वजह से बनी और ब्रिटिश संसद के अधीन थी, ठीक है, इसलिए ये संप्रभु नहीं है, ठीक है। क्योंकि बात तो सही है भाई, क्योंकि कैबिनेट मिशन की वजह से ही अस्तित्व में आई है, ठीक है। और उस समय जब ये बनी थी, ठीक है, तब वो ब्रिटिश संसद के अधीन थी। हालांकि 1947 के बाद नहीं रही, लेकिन जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब तो रही, ठीक है। तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सरकारें जो है राजपत्रों से पैदा नहीं होती हैं,
ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और इसमें कई सारे प्रस्ताव भी पास किए गए, ठीक है, कि ब्रिटिश आदेश से इसका विघटन नहीं हो सकता, ये तो पता है। इसका विघटन कब हो सकता था? इसका विघटन हो सकता था जब 2/3 यानी 2/3 सदस्य या उससे ज़्यादा, ठीक है, इसके विघटन की इसका प्रस्ताव पास कर देंगे, तभी इसका विघटन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कि इसके जो संचालन था, ठीक है, इसका जो संचालन कर रहा था, तो संचालन की पूर्व शक्ति जो है सभापति को दी गई थी, ठीक है। संविधान के किसी भी पार्ट को ब्रिटिश के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया था, ठीक है। तो ये इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग बता सकते हैं कि संप्रभु तो थी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके ऊपर आरोप लगा कि ये प्रतिनिधि निकाय जो है, ठीक है, प्रतिनिधि निकाय थी, क्योंकि उसमें तो था कि इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन जो हुआ वो भी डायरेक्ट निर्वाचन नहीं हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर इलेक्शन होता भी, मान लिया चलो इलेक्शन होता, इलेक्शन करवा लेते, तो क्या जो लोग वहाँ पे संविधान सभा में बैठे हुए थे वो इलेक्ट होके नहीं आते? वही इलेक्ट होके आते, क्योंकि वही इस समय मेन इंपॉर्टेंट बॉडी थे, ठीक है। तो उन्हीं को अगर लोग चुनते भी तो उन्हीं लोगों को चुनते, ठीक है। तो सभी प्रमुख व्यक्ति जो है उस समय जो थे वो उसमें थे। महात्मा गांधी अगर जिन्ना की बात छोड़ दें, ठीक, तो लगभग सभी लोग थे उसमें, ठीक है। दूसरा एक और इसके ऊपर आरोप लगता रहा है कि सांप्रदायिक आधार पर गठन किया गया था, ठीक है, कि प्रांतीय विधायिका से सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव हुआ था, ये बात सही है। धर्मनिरपेक्ष नीति के खिलाफ था, भाई सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन हुआ तो धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ तो हो गया, ये बात ठीक है इनका कहना। लेकिन इसके साथ में ये चीज़ भी समझ लेना जरूरी है कि जो सांप्रदायिक आप लोग बताते रहे हैं, सांप्रदायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया था, ना कि सांप्रदायिकता का जहर फैलाने के लिए, ठीक है। किसी एक का बहुमत ना हो जाए। अगर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन होता मान लिया, तो हो सकता है किसी एक उसको बहुत ज़्यादा वोट मिल जाते और वही बन जाता, तो ये भी तो हो सकता था। तो हर संप्रदाय को कुछ ना कुछ जो है वोट मिले, हर संप्रदाय का व्यक्ति उसमें शामिल हो, इसलिए ऐसा किया गया था, ठीक है। एक और आरोप लगा है कि वकीलों और नेताओं का प्रभुत्व था इस संविधान सभा में। भाई एक चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि लोगों ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान मजदूर होने चाहिए थे इस संविधान सभा में, ठीक है। चलो मान लिया किसान और मजदूर कर भी लेते आप। आपको पता है कि संविधान सभा जब बनी तो उसमें ऐसे ऐसे विद्वान लोग थे जो 60 देशों के संविधान उनके सामने थे, और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं, ठीक है, अपने यहाँ देश की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें से अच्छी चीज़ें उठा के रखना था। तो ये अगर ये किसान को दे दिया जाता तो क्या कर पाता, या किसी मजदूर को दे दिया जाता तो क्या कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो उसमें ऐसे व्यक्तियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कानूनों के ऊपर जिनकी बहुत ज़्यादा पकड़ हो, और कानूनों के ऊपर जिनकी पकड़ होगी वो वकील होंगे, और जो देश की परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझता हो वो कौन होंगे? वो उस समय के जो नेता थे वो थे, ठीक है। तो वकीलों और नेताओं का प्रभुत्व होना जरूरी था, ठीक है। केवल ये आरोप लगा देना कि वकीलों और नेताओं का प्रभुत्व था, इसमें किसान और मजदूर होने चाहिए थे, भारत कृषि प्रधान देश है, ये सरासर गलत है, ठीक है। क्योंकि संविधान एक कानूनी जटिल दस्तावेज है, उसको समझने के लिए उसी तरह के व्यक्ति चाहिए, तभी उसमें से अच्छी चीज़ें आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आरोप इसके ऊपर लगता रहा है कि ये समय की बर्बादी है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें कितना टाइम लगा? 3 साल के करीब, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, ठीक है। लोग बोलते हैं कि अमेरिका का संविधान तो 4 महीने में बन के तैयार हो गया, जबकि भारत का संविधान में इतना टाइम लगा, क्यों लगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ में ये भी जान लेना जरूरी है कि भारत की परिस्थितियों में और अमेरिका की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। चाहे 600 रियासतों के एकीकरण की बात हो, या विभिन्न विचारधाराओं, भाषाओं, धर्मों, इन सबको साथ में लेकर के चलने की बात हो, और 60 देशों के संविधान थे उनके सामने, उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करना, ठीक है। इन सब चीज़ों में समय तो लगना ही था। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि अमेरिका का संविधान 4 महीने में बनके तैयार हो गया, भाई सही है, अमेरिका के संविधान 4 महीने में बनके तैयार हो गया, लेकिन ये भी तो देखो कि अमेरिका का जो 4 महीने का संविधान जिसकी आप बात कर रहे हो वो सिर्फ केंद्र के बारे में बताता है, ना कि स्टेट के बारे में, और जबकि इंडिया का जो संविधान है वो केंद्र और राज्य दोनों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसको समय की बर्बादी हम लोग नहीं कह सकते। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था निराजुद्दीन अहमद, आप नाम याद कर लीजिए, लिखने के काम आएगा कभी आपको अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ा तो उसके लिए। निराजुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, प्रारूप समिति का एक इन्होंने नया नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि ये अपवाहन समिति है,
अपवाहन समिति का नाम दे दिया इन्होंने। किस लिए? क्योंकि ये अपना टाइम बर्बाद कर रही थी। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम याद रखना, लिखने के काम आएगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया कि ये जो है हिंदुओं का प्रभुत्व है इसमें। अब हिंदुओं का प्रभुत्व, इसमें सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, 296 में से 73 जो है मुस्लिम लीग के थे और बाकी सिख थे। ठीक है, तो इसमें इसको चर्चिल ने क्या बोला कि एक सिर्फ एक बड़ा समुदाय को प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, और लॉर्ड वाइकांट थे एक, उन्होंने बोला कि हिंदुओं का निकाय है ये। ठीक है, तो ये सरासर गलत है। इसमें देखिए 296 में से 73 तो कम से कम मुस्लिम लीग के थे और बाकी जो है सिख समुदाय के और भी समुदायों के सदस्य थे। ठीक है, तो हिंदुओं का प्रभुत्व तो इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक का आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और भी वीडियो आते रहेंगे जो आपकी स्टडी को थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।